नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 3 मई 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, बिहार दरोगा हो, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे है, सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है। आप अपना फ्यूचर तो नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपना जो हैबिट्स है, जो आदत है, उसको बदल सकते हैं। और हैबिट्स में सुधार करते ही, जब सुधार करते रहिएगा कंटिन्यूअस, तो आप एक ना एक दिन अपना फ्यूचर को ज़रूर बदल लीजिएगा। ठीक है, और ये कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा कोट किया गया नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कोट किया गया है। तो आप इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब परिश्रमी, मतलब काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या कहना है ना। चलिए, तो इसी मोटिवेशन के साथ आई होप आप मोटिवेशन को समझ गए होंगे। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मीरा सयाल, ऑप्शन नंबर बी नवीन एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर सी मिंडी कलिंग, ऑप्शन नंबर डी आरजी पंजाबी। तो देखिए, लंदन में बाफ्टा फेलोशिप जो है वो अभी किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मीरा स्पैल को। ठीक है, मीरा स्याल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका मीरा स्याल को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी आर्ट्स द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से नवाजा गया है। इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए, बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ये है बाफ्टा का फुल फॉर्म। ठीक है, और ये देखिए, ये जो मीरा सयाल है, ये क्या है? ये ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री है और लेखिका है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह पुरस्कार फिल्म और टेक्नोलॉजी में सयाल के असाधारण योगदान के मान्यता देता है, मतलब इनका असाधारण योगदान के लिए इसे दिया गया है। सयाल का सबसे प्रसिद्ध काम में गुडनेस ग्रेसिस मी और द कुमार्स एंड नंबर 42 शामिल है। इसे याद कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उनको बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड्स के दौरान लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 14 मई को फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिलने जा रहा है। उन्होंने डॉक्टर हु, फेडिंगटन टू, द सैंडमैन, हॉर्बिल, हेस्टिरोजिस, उसके बाद द स्फ्लिप्ट और द व्हील ऑफ टाइम जैसी विभिन्न उत्पादकों में अपनी शानदार योगदान किया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इसके वजह से दिया जा रहा है। अब हम लोग इसको कुछ बाफ्टा के बारे में पढ़ लेते हैं कि बाफ्टा है क्या। तो देखिए, बाफ्टा का मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी आर्ट्स है। इसे याद कर लीजिएगा। यह 1947 में स्थापित किया गया था और यह फिल्म टेक्नोलॉजी और ग्रेम प्रोडक्शंस में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ये दिया जाता है। स्वतंत्र निकाय है एक। ठीक है, इंडिपेंडेंस है। गठबंधन का मुख्य लंदन में है। ये जो संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? लंदन में है। और ये उद्योगों में रचनात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत करने पर केंद्रित करता है। मान लीजिए, यह तकनीक कोई टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता काम हुआ है या फिर रचनात्मक कुछ काम हुआ है, तो उसमें ये दिया जाता है। बाफ्टा पुरस्कार दुनिया भर में रचनात्मक उद्योगों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और इसे ब्रिटिश मनोरंजन उद्योग में से सर्वोच्च प्रशंसा भी माना जाता है। ठीक है, पुरस्कार दुनिया भर से फिल्मों, टेलीविज़नों और खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानते और सम्मानित करते हैं। और लंदन में सालाना पुरस्कृत, मतलब हर साल लंदन में ये इसको दिया जाता है। बाफ्टा में पुरस्कृत श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक के साथ साथ ध्वनि डिज़ाइन और भी बहुत सारे ये कैटेगरी है जिसमें ये सब दिया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए, ये मीरा सयाल जो है, यही है मीरा सयाल, इनको दिया है बाफ्टा फिल्म फेयर जो बाफ्टा अवार्ड मिला है। और ये भारतीय मूल की अभिनेत्री और लेखिका है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मीरा सयाल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एयर मार्शल
साजू बालकृष्णन ने कौन से कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए 10वें, ऑप्शन नंबर बी 15वें, ऑप्शन नंबर सी 17वें या ऑप्शन नंबर डी 25वें। तो देखिए एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ये जो है 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एयर मार्शल साजू बालकृष्ण ने अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ की कार्यभार संभाला है। तो ये कहाँ के कमांडर इन चीफ बने हैं? अंडमान और निकोबार के, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार कमान भारत की एकमात्र ट्राई सेना वहाँ पे रहता है। नेवी, थल मतलब एयरफोर्स, नेवी और ये क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी, ये तीनों वहाँ पे है। ट्राई जंक्शन है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, एयर मार्शल बालकृष्ण अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह की जगह ली है। तो किसके जगह पे गए हैं ये? अजय सिंह के। ठीक है, ANC महत्वाकांक्षी थिएटर जोन है योजना के एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है। वहाँ पे एक थिएटर बना हुआ है, मतलब जो कि ट्राई जंक्शन जिसको बोल रहे वही है। इसका उद्देश्य है सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अधिक तालमेल लाना, मतलब सही में एक कोऑर्डिनेशन तीनों सेना में होना चाहिए। इसके लिए ये वहाँ पे ट्राई जंक्शन बनाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए यही है एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ANC हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल के मद्देनज़र कड़ी निगरानी पर रखने के लिए अहम भूमिका निभा रही है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब वो जो हिंद महासागर में चीन जो थोड़ा सा इंकरेजमेंट कर रहा है उसको बढ़ते हुए। और आप लोग को बता दें कि हिंद महासागर में इंडिया के परमिशन के बिना किसी का कुछ नहीं चलता है ना, तो बहुत ही है इंडियन ओशन में अपना दबदबा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किसने ANCP प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है? ANCP पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में अभी है, इसे याद कर लीजिएगा। NCP पार्टी। ठीक है, ANCP पार्टी जो है इसके जो मुख्य थे, प्रमुख थे, उनका पद से अभी कौन इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए रोहित पवार, ऑप्शन नंबर बी शरद पवार, ऑप्शन नंबर सी सुप्रिया सुले या ऑप्शन नंबर डी अजित पवार। तो अभी शरद पवार जो है NCP के प्रमुख बने हुए थे, अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। शरद पवार ने नई पीढ़ी की आवश्यकता को मान्यता देते हुए पार्टी के प्रमुख रूप में अपने उत्तराधिकारी के चयन की देखरेख के लिए समिति के स्थापना का प्रस्ताव रखा है। तो इसमें समिति पहले गठित किया जाएगा कि कौन नया अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, उसके बाद समिति अगले NCP अध्यक्ष का चयन करेगा, इसे याद कर लीजिएगा। समिति का अध्यक्ष होगा पार्टी के सिद्धांतों और उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाना और लोगों की सेवा करना, ये उसका उद्देश्य है। पार्टी का विकास समिति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। और उसके बाद समिति में प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और सुप्रिया सुले शामिल होंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये समिति में शामिल होंगे। तो अभी शरद पवार इस्तीफा दिए हैं। ठीक है, देखिए शरद पवार ने NCP प्रमुख पद से दिया इस्तीफा, ये आपका यही है शरद पवार, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। न्यायमूर्ति TS शिवगमनाम को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली उच्च न्यायालय। तो देखिए अभी हाल ही में न्यायमूर्ति जस्टिस TS शिवगमनानम को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, न्यायमूर्ति TS शिवगमनाम को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत थे, तो इसे याद कर लीजिएगा। सबसे वरिष्ठ ये न्यायाधीश थे, इसीलिए अभी इनका नियुक्ति हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। ठीक है, न्यायमूर्ति शिवगमनानम का जन्म जो है ये 16 सितंबर 1963 को हुआ था। ठीक है, उन्होंने सितंबर 1986 में अपनी पहली कानूनी प्रैक्टिस शुरू की थी। ठीक है, उन्होंने 31 मार्च 2009 को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था इनको, और वे 29 मार्च 2011 को अस्थायी न्यायाधीश बने थे, इसे भी याद कर लीजिएगा। इनके बारे में कुछ अत्यधिक फैक्ट है।
ठीक है, ये देखिए टीएस शिवनागम अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कितने करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों के लिए नए जीएसटी नियम लागू किए गए हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा कि कितने रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों का, जो बिजनेसमैन है वो कितने ज़्यादा उनका टर्नओवर होगा तो उनके लिए नया जीएसटी रेट मतलब लागू होगा, वो भी 1 मई से। ऑप्शन नंबर ए 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़ रुपए या ऑप्शन नंबर डी 250 करोड़ रुपए। तो देखिए जो भी बिजनेसमैन है उसका अगर टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक है तो उसके लिए 1 मई से नया जीएसटी रेट लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और अगर आपको बता दें कि अभी हमारा भारत में वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, जो फाइनेंस ये है मतलब फाइनेंस मंत्रालय है उनका अभी हेड है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। 1 मई 2023 से 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय को एक नए जीएसटी नियम का पालन करना होगा। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, ये एक फैक्ट है, मतलब 1 मई से ही नया नियम इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी होने के 7 दिनों के भीतर अपलोड करना अनिवार्य होगा। देखिए एक पोर्टल है जहाँ पे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई चालान कटेगा और ई चालान को वहाँ पे अपलोड करना होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आईआरपी का उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि ये चालान वास्तविक है और उन्हें जीएसटी उद्देश्य के लिए एक अद्वितीय चालान संदर्भ संख्या प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नया नियम वर्तमान प्रणाली को प्रस्थापित करता है जिसमें व्यवसाय आईआरपी पर चालान अपलोड करते हैं जिस दिन उन्हें जारी किया जाता है, भले ही उनका वास्तविक निर्गम तिथि कुछ भी हो। तो इसके लिए ये वाला शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और ई चालान कटेगा, इलेक्ट्रॉनिक चालान। ठीक है, नया नियम के अनुसार, और उसे अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए न्यू जीएसटी रेगुलेशन फॉर द बिजनेसेस विथ टर्नओवर ऑफ ओवर 100 करोड़। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा। और जीएसटी काउंसिल के हेड अगर पूछ लिया जाए कि जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं, तो वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 25। तो देखिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी ये अभी कुछ दिन पहले ही लागू किया गया था। मेडिकल डिवाइस नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, इसके तहत मेडिकल डिवाइस पार्क खोला जाएगा और वो भी 4 मेडिकल डिवाइस पार्क खोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, और ये कौन कौन सा राज्य में खोला जाएगा इसे भी याद कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क मतलब मेडिकल डिवाइस पार्क के स्थापना के लिए चिकित्सा उपकरणों और सहायता के लिए पीएलआई योजना क्या है? पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इसको बोलते हैं। ठीक है, पीएलआई योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितना प्रोडक्शन कीजिएगा उसमें उतना ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा एक मतलब ये स्कीम निकाला गया है। ठीक है, उसके द्वारा ये 4 जो मेडिकल डिवाइस पार्क है वो स्थापित किया जाएगा, ये पहले देख लीजिएगा। ठीक है, पॉलिसी फॉर द मेडिकल डिवाइस सेक्टर कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव हो चुका है। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ इसमें बताया गया है कि कितना से कितना तक किया जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए 5 सालों में लगभग 950 बिलियन जो है 11 मिलियन डॉलर इसमें खर्चा किया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो देखिए हुडको पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्वच्छता के क्षेत्र में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो ये दिया गया है हुडको पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को हुडको पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल जो है ये आनंदीबेन पटेल है, इसे याद कर लीजिएगा। लखनऊ ANI स्वच्छता
भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी उत्तर प्रदेश को देश के प्रतिष्ठित हुडको अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्वच्छता के क्षेत्र में। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद मतलब ये याद करने वाला है। और 53वां जो फाउंडेशन डे था उस पर ये दिया गया है। और हुडको पुरस्कार कहाँ दिया गया? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किसने हाल ही में प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेटस या स्टेटस यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी की है? ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी FCI, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी FSSAI मतलब फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ठीक है, तो ये जो है ये पुस्तक जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग का पहला नाम योजना आयोग था। और नीति आयोग का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के CEO हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि योजना आयोग के भी जो चेयरपर्सन हुआ करते थे वो क्या है? भारत के प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नीति आयोग के द्वारा प्रमोटिंग बाजरा इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेटस यूटी ऑफ इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। यह बाजरा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा अपनाई गई अच्छी और नवीन प्रथाओं का एक सेट प्रदान करता है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अविलास टॉमी, ऑप्शन नंबर बी जयदीप साहनी, ऑप्शन नंबर सी संदीप सिंह, ऑप्शन नंबर डी रणधीर ठाकुर। तो देखिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं ये अविलास टॉमी बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला भारत का मूवी कौन सा है तो वो RRR है, इसे याद कर लीजिएगा, ये अवार्ड जीता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय जो बने हैं सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कमांडर अविलास टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे, जो कि एक एकल दौर की विश्व नौकायान दौड़ था। ये किस में था? नौकायान दौड़ था, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अविलास टॉमी किस खेल में गोल्डन ग्लोब रेस में पूरा किए हैं तो ये नौकायान था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको और ये RRR मूवी को दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? हथकरघा हैंडीक्राफ्ट पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो देखिए ये जो हथकरघा पोर्टल है ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी पीयूष गोयल टेक्सटाइल मिनिस्टर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो पीयूष गोयल है। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी पीयूष गोयल ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्य लोग के साथ इसे शेयर करें। उसका शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कमेंट करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग इसे मतलब कंजूसी ना करें, ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। चलिए।
थैंक यू सो मच।